तो चलिए जी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीका से परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे भूगोल की क्लास को। आज की क्लास में याद रखिएगा भूगोल की क्लास को देखेंगे और याद रखिएगा भूगोल से जितना बिहार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से वो सभी है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से याद रखिए, सभी का याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। जैसे चाहे बिहार पुलिस की आप लोग तैयारी करें, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, सभी एग्जाम का यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। ठीक है, सभी एग्जाम का याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, पहले क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। और आप लोग को पता होनी चाहिए भूगोल में भी चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। चैप्टर वाइज याद रखिए क्लास चलेगा, चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा आप लोग को। ठीक है, और याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला। आप लोग यूट्यूब पर पहली बार ऐसा क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा क्लास देख रहे हैं जो कि वन लाइनर वे में पूछा गया क्वेश्चन से। वन लाइनर वे में याद रखिएगा बिहार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, आप लोग को पता होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें याद रखिएगा 2001 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन इंक्लूड है वन लाइनर पे में। 2001 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन याद रखिएगा वन लाइनर पे में इंक्लूड है। चाहे आप लोग देखिएगा बिहार एसएससी की तैयारी करें, बिहार दरोगा की तैयारी करें, चाहे बीपीएससी की तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, बिहार के सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं जी। सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को पहले शेयर कर देंगे। सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, और देखिएगा भारत का भूगोल को क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। याद रखिए इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी क्या याद रखिएगा, पहला चैप्टर का नाम क्या है, याद रखिए समान परिचय। पहला चैप्टर का नाम क्या है, याद रखिए समान परिचय के बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन से, देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन से और कौन कौन से एग्जाम में यहां पूछा गया। देख सकते हैं आप लोग, फॉरेस्ट रेंज में पूछा गया, बीपीएससी ट्रिली में पूछा गया है और बीपीएससी में पूछा गया। देख सकते हैं सभी एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। बिहार एसएससी का भी क्वेश्चन रहेगा, बिहार एसएससी का भी क्वेश्चन रहेगा, सभी एग्जाम का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं जी, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और सभी लोग बोल देंगे श्री राधे राधे। क्लास शुरू करने से पहले क्या बोलेंगे, श्री राधे राधे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लिए ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीका से जना सके, ताकि आप लोग को याद रखिए प्रॉपर तरीका से क्या हो सके, जना सके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा इतना ठीक है जी। चलिए इतना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इतना से आप लोग को जना सकता है। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समान परिचय के बारे में पढ़ेंगे भूगोल के। और देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर क्या करा, वर्तमान भारत के राज्यों की संख्या कितना है। वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या कितना है जी, याद रखिए 28 राज्य। वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या 28 राज्य होगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है। याद रखिएगा मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच याद रखिएगा सीमा बनाने वाली रेखा, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा हो जाएगा। और देखिएगा बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन से। आगे देखिएगा, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन है, याद रखिएगा लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित यानी कि द्वीप समूह कौन है, याद रखिएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है, कहां स्थित है, याद रखिएगा लक्षद्वीप में। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा, भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना है। यानी कि भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना है जी, याद रखिएगा 9 हो जाएगा। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, 9 डिग्री चैनल अलग करती है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है जी, याद रखिएगा लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को, लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं क्या है। याद रखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं याद रखिए कितने देशों से लगती है जी, याद रखिएगा 3 देशों से लगती है। पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं याद रखिएगा 3 देशों के साथ लगती है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है डुरंड रेखा से। भारत और अफगानिस्तान के बीच याद रखिए सीमा रेखा को निर्धारित किससे किया जाता है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए डुरंड रेखा से। किससे जी, याद रखिएगा डुरंड रेखा से। किससे, याद रखिएगा डुरंड रेखा से होता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग ध्यान देंगे। क्लास में आप लोग को अंत तक बने रहना जी, क्लास में अंत तक बने रहना। अगर अच्छा तरीका से तैयारी करना है तो क्या करना है, आप लोग को क्लास में अंत तक बने रहना है। ठीक है, देखिएगा अगला पॉइंट क्या करा, जो यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है कि देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अगला पॉइंट कर रहा है कि लक्षद्वीप निर्मित है, याद रखिएगा प्रवाल भित्ति से। लक्षद्वीप किससे निर्मित है जी, याद रखिएगा प्रवाल भित्ति से निर्मित है।
अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा है जो कब अपनाया जाता है, याद रखिएगा देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व से, याद रखिए देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व से, याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा अपनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का, याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप जो याद रखिए पूर्व में मूलतः भाग था, किसका भाग था, याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, ग्रीनविच माध्य समय जिसको बोलते हैं जीएमटी से भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी आगे रहता है, यानी कि कितना घंटा आगे रहता है, याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे रहता है, यानी ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय है जो कितने घंटे आगे रहता है, याद रखिए 5.5 घंटा आगे रहता है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, कितना किलोमीटर, याद रखिएगा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और कितने राज्य लगता है जी, याद रखिए 5 राज्य लगता है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है कोरोमंडल तट, कौन सा तट, याद रखिए कोरोमंडल तट हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग को ध्यान देना, क्लास में अंत तक बने रहना जी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर कौन है, याद रखिए आइजोल है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर कौन है, याद रखिएगा आइजोल हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, भारतीय राज्यों की समान सीमा जिसको कॉमन बॉर्डर कहते हैं पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ 9 लगता है, याद रखिएगा भारतीय राज्यों की समान सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ कितने लगते हैं जी, याद रखिएगा 9 लगते हैं। आगे देखिएगा, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी, यानी कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है, याद रखिएगा यमुना नदी करती है। आगे देखिएगा, चुंबी घाटी स्थित है, याद रखिए चुंबी घाटी जो स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, सिक्किम और तिब्बत के मध्य, याद रखिए चुंबी घाटी स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, नेपाल के साथ समान सीमा है, नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगता है जी, नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगता है, देखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा लगता है, उत्तराखंड की सीमा लगता है, बिहार की सीमा लगता है, सिक्किम का सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है, यानी कि 5 राज्यों की सीमा लगता है। नेपाल से याद रखिएगा 5 राज्यों की सीमा लगता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है, यानी कि गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में कौन स्थित है, मालाबार तट, याद रखिए मालाबार तट स्थित है, ठीक है। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित कौन है, याद रखिए मालाबार तट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत की स्थल सीमा याद रखिए 7 देशों से लगती है, भारत की जो स्थल सीमा है याद रखिए 7 देशों से लगती है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, जो ध्यान देना अंत तक बने रहना है, ठीक है। क्लास में अंत तक बने रहना है, आप लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन ले, याद रखिए क्लास में अंत तक आप लोग को बने रहना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है भारत अवस्थित है, बताइए भारत अवस्थित कैसा है, याद रखिएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री पूर्व से, याद रखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य, ये आप लोग क्या कीजिएगा भारत की क्या है अवस्थिति है। आगे देखिएगा, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, याद रखिए प्रवाल उत्पत्ति का है, याद रखिएगा द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, याद रखिए प्रवाल उत्पत्ति का है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन से बिहार के एग्जाम में। आगे देखिएगा, भारतीय प्रमाणिक समय जिसको आईएसटी कहते हैं एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है, याद रखिएगा 5.5 घंटे का, याद रखिए 5.5 घंटे का, ठीक है। आगे देखिएगा, असोम कुल मिलाकर खालिस्तान राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, यानी कि असोम है जो कुल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, यानी कि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। चलिए आगे देखिए, दिल्ली है, याद रखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% जनसंख्या है। याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है जी, याद रखिए 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल से, ठीक है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% जनसंख्या है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम भारत में, लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहां है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम भारत में।
आगे देखिएगा, पाक जलमरुमध्य खालिस्तान के मध्य स्थित है, यानी कि पाक जलमरुमध्य है जो किसके किसके बीच है जी, याद रखिए भारत एवं श्रीलंका के बीच है। भारत एवं श्रीलंका के बीच याद रखिए पाक जलमरुमध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिएगा नया राज्य बना है, नया राज्य कौन बना है जी, याद रखिए तेलंगाना बना है। नया राज्य कौन बना है, याद रखिए तेलंगाना बना। नया राज्य कौन बना है, याद रखिए तेलंगाना बना है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, नया राज्य कौन बना है जी, याद रखिए तेलंगाना बना। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है जो अगला पॉइंट, यहाँ पर कह रहा है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, याद रखिए कोरोमंडल तट। याद रखिए बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कहे, याद रखिए कोरोमंडल तट हो जाएगा। कौन सा तट हो जाएगा, याद रखिए कोरोमंडल तट हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में याद रखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। सबसे अधिक याद रखिए एमपी से गुजरती है, एमपी सबसे अधिक याद रखिए एमपी से, और सबसे कम याद रखिए राजस्थान से। सबसे कम याद रखिए कर्क रेखा याद रखिए राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का देशांतर विस्तार क्या है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है, याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 68 मिनट 7 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है। भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, याद रखिए 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करें, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना। ठीक है, और क्लास में एंड तक बने रहना। अगर अच्छा तरीका से तैयारी करना चाहते हैं और एक चीज पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास में अंत तक बने रहेंगे। क्लास में याद रखिएगा अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा क्लास हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा क्लास हो रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात को हमेशा सुनिएगा अच्छा से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहा कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, यानी भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितना है जी, याद रखिए 15,200 किलोमीटर है। कितना है जी, याद रखिए 15,200 किलोमीटर है। और ये सब पूछा गया क्वेश्चन से, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। देखिएगा क्या कर रहा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, यानी कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु को याद रखिएगा इंदिरा कोल कहते हैं। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिए। और भारत की सबसे मुख्य भूमि की दक्षिणतम भूमि कौन होगा, भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमि कौन होगा, सभी बताएंगे। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन होगा, याद रखिए दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो याद रखिए मुख्य भारत की बात किया जाए याद रखिएगा, याद रखिए कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। मुख्य भूमि की बात किया जाए तो याद रखिए कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन ऐसे बात किया जाए तो याद रखिए अंडमान निकोबार हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। यानी कि भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है वो कौन है, यानी कि बांग्लादेश है। कितना किलोमीटर जी, याद रखिए 496 किलोमीटर से जुड़ा हुआ। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है, याद रखिएगा 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य याद रखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, याद रखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है जी, याद रखिए इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा, याद रखिए इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर क्या बता दिए थे, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट लगाइएगा जी, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हम अंडमान निकोबार बता दिए थे, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा कौन करता है जी, याद रखिएगा म्यांमार करता है, याद रखिएगा म्यांमार करता है। ठीक है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा कौन करता है, याद रखिएगा म्यांमार करता है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए जी, पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है यहाँ पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है, याद रखिएगा म्यांमार। याद रखिए कौन हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा की बात किया जा रहा था बाबू, याद रखिएगा स्थलीय सीमा की बात किया जा रहा था। लेकिन सबसे कम पूछा जाए, कम
भारत के साथ सीमा कौन लगाता है? याद रखिए अफगानिस्तान लगाता है। याद रखिए अफगानिस्तान लगाता है। कौन लगाता है? याद रखिए अफगानिस्तान लगाता है 106 किलोमीटर। याद रखिए 106 किलोमीटर लगाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्थलीय सीमा की बात किया जा रहा है, ठीक है। और अफगानिस्तान है जो याद रखिए स्थलीय और जलीय सीमा दोनों लगाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें कम लगाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा अगला पॉइंट, देखिएगा यहाँ पर क्या करा है। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा क्या है, जो यहाँ पर अगला पॉइंट कर रहा है कि भारत का कुल खले स्थान भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, याद रखिए 24.62%। 24.62% याद रखिए भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, याद रखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है जी? याद रखिए यानी कि कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? याद रखिएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है। याद रखिएगा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे पूछ दिया जाए कि भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इस अर्थ में याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से याद रखिए 5.5 घंटा आगे। अगला पॉइंट देखिएगा, जिस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है वो कौन है? याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा याद रखिएगा गुजरात की है। याद रखिए भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसका है? याद रखिएगा गुजरात का हो जाएगा। आगे देखिएगा भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जिस गोलार्ध में स्थित है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं जी? याद रखिए उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ज्योग्राफी में पहला चैप्टर खत्म हो गया जी। भारत एक परिचय के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग बताएंगे कैसा लगा क्लास, क्या लग रहा है क्लास? आप लोग जरूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है क्लास जो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करें। देखिएगा दूसरा चैप्टर आप लोग के सामने आ गया जिसका नाम है पर्वतीय, पठारी, मैदान क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। देखिएगा दूसरा चैप्टर में क्या क्या कवर होगा? तो पर्वतीय कवर होगा, पठारी कवर होगा एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे कब अनकी होगा कवर होगा। देखिएगा पर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या करा, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? जो कश्मीर जो घाटी है वो किस प्रकार की घाटी है? याद रखिए विवर्तनिक घाटी है। कैसी घाटी है? याद रखिए विवर्तनिक घाटी है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं आप लोग। इधर प्रूफ भी दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं आप लोग को प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा जोजिला सुरंग स्थानों को जोड़ेगा। जोजिला जो सुरंग है यानी कि जोजिला दर्रा है यानी कि किसको किसको जोड़ता है? याद रखिए श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है कौन? याद रखिए जोजिला सुरंग, ठीक है। याद रखिएगा अगला पॉइंट देखिएगा, छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। यानी कि छोटा नागपुर के पठार पर स्थित कौन है? याद रखिए रांची स्थित है। कौन स्थित है जी? याद रखिए रांची स्थित है। याद रखिए छोटा नागपुर के पठार पर। आगे देखिएगा बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। यानी कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बताइए बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। याद रखिए काराकोरम, याद रखिए काराकोरम, याद रखिए हम बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। अगला पॉइंट देखिएगा गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खालिस्तान कहते हैं। यानी कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को हम लोग क्या कहते हैं जी? याद रखिए खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिए खादर कहते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल है जो भारत को अलग करता है किससे? याद रखिए मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल है जो भारत को किससे अलग करता है जी? याद रखिए मालदीव से अलग करता है। आगे ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। यानी कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा क्या है जी? याद रखिए 30% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? याद रखिए 30% हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, याद रखिए केटू को कहते हैं। किसको कहते हैं? याद रखिए केटू को कहते हैं। ये सब देखिएगा बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या करा, सब लोग को ध्यान देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है जी। आप लोग क्या कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये सब क्लास को एकदम मिस नहीं करना है। ऐसा क्लास आप लोग को जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा क्लास, ठीक है। तो आप लोग को मिस नहीं करना है क्लास को, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या करा, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? याद रखिएगा विशाखापत्तनम में है। जबकि महेंद्रगिरी विशाखापत्तनम है जिसका कितना है ऊंचाई? याद रखिए 1680 मीटर है। और जबकि महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितना है? याद रखिए 1501 मीटर है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। दूसरा है, ठीक है। महेंद्रगिरी है जो क्या है, दूसरा है। आगे देखिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम क्या है? पहले देखिएगा पीर पंजाल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, फिर काराकोरम हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा हिमालय पर्वत का सबसे
लंबा हिमनद कौन है? हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन हो जाएगा जी? याद रखिए सियाचिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? याद रखिए सियाचिन पहला हो जाएगा, जिसका लंबाई कितना? 76 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिए 76 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हिस्पर। दूसरा कौन हो जाएगा? हिस्पर हो जाएगा, जिसका लंबाई क्या है? याद रखिए 61 किलोमीटर। देख सकते हैं बिहार के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखिएगा, भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं। याद रखिए नंगा पर्वत और कामित। याद रखिए भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं। याद रखिए नंगा पर्वत और कामित हो जाएगा। आगे देखिएगा, पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। देखिए काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, और याद रखिए जास्कर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल हो जाएगा। पीर पंजाल हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, याद रखिए काराकोरम पहले आ जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जैसी बात किया जाए, याद रखिए काराकोरम पहले आ जाएगा, और जैसे ही दक्षिण से उत्तर की बात किया जाए तो रखिए पीर पंजाल सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, नोकर रेख एक चोटी स्थित है। नोकर रेख चोटी स्थित है हिमालय में। हिमालय में याद रखिए नोकर रेख चोटी स्थित है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे देखिएगा, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम लिखिए, यानी कि पर्वतों की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम लिखिए। पहले देखिए माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दूसरा याद रखिए कंचनजंगा हो जाएगा। तीसरा की बात किया जाए तो रखिए मकालू हो जाएगा। चौथा की बात किया जाए तो रखिए धौलागिरी हो जाएगा। पांचवा की बात किया जाए तो रखिए नंगा पर्वत हो जाएगा। ये सब क्या कीजिएगा? ये सब पर्वत की चोटियों का ऊंचाई का घटते क्रम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन क्या है जी? ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन क्या है? याद रखिए यह अरावली से घिरा है। केंद्रीय उच्च भूमि याद रखिए यह अरावली से घिरा हुआ है। इसका पश्चिमी भाग मालाबार पठार है। इसका जो पश्चिमी भाग क्या है? याद रखिए मालाबार पठार है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, पर्वत श्रेणियों में से खालिस्तान है गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित कौन करता है? याद रखिए विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है जी? याद रखिए उत्तराखंड में। ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जी। ये सब एग्जाम में याद रखिएगा बार बार सब पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, मिक्री पहाड़ियां स्थित है। मिक्री पहाड़ियां कहाँ स्थित है? याद रखिए असम राज्यों में। असम राज्यों में याद रखिएगा मिक्री पहाड़ियां स्थित है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तरह कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं जी? तरह कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जी। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो क्लास तो जरूर बताएंगे कि सर अच्छा लग रहा है क्लास। ठीक है, और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, मिस नहीं करना, एकदम नहीं मिस करना। ठीक है, कितना भी हो जाए एकदम नहीं मिस करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। जो आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग, आगे आप लोग को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा हिस्ट्री का भी क्लास लाएंगे, ज्योग्राफी का तो चल रहा है, हिस्ट्री का क्लास लाएंगे, और याद रखिएगा पॉलिटी की क्लास लाएंगे, और इकोनॉमिक्स का क्लास लाएंगे, बायोलॉजी का क्लास लाएंगे। सभी का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। ठीक है, चिंता नहीं कीजिएगा, चिंता आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या करा है। हिमालय पर्वत श्रेणियां में से खालिस्तान पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणियों में से कौन है जो पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? याद रखिएगा पूर्वी पीर पंचाल। याद रखिएगा पूर्वी पीर पंचाल है जो याद रखिएगा अटल टनल पार करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। बताइएगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है? देखिए मारवाड़ है। कौन है जी? देखिए मारवाड़ है। ठीक है, आगे देखिएगा, जवाहर सुरंग का निर्माण खालिस्तान दर्रे के अंतर्गत किया गया था। लेकिन जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था? याद रखिए बनिहाल दर्रा के अंतर्गत। याद रखिए बनिहाल दर्रा के अंतर्गत याद रखिए जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिए, देख सकते हैं आप लोग एग्जाम में से पूछा गया है। आप लोग देखिएगा दक्कन ट्रैम्प पठार का गठन हुआ, यानी कि दक्कन ट्रैम्प पठार का गठन कब हुआ था? किससे हुआ था बताइएगा? किस काल में हुआ था जी? देखिए क्रिटेशियस काल में। किस काल में? देखिए क्रिटेशियस काल में, यानी दक्कन ट्रैम्प पठार का गठन हुआ था जैसे क्रिटेशियस काल में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत खालिस्तान
राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है, यानी कि सिक्किम। याद रखिएगा, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल प्रतिशत, याद रखिए, सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन है, याद रखिएगा, कार्डेमम पहाड़ियां। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां क्या है, याद रखिए, कार्डेमम पहाड़ियां है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए, फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है, सभी लोग को यहाँ पर जवाब आना चाहिए। फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है जी, फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है, याद रखिए, गढ़वाल हिमालय में। कहाँ स्थित है, याद रखिए, गढ़वाल हिमालय में, याद रखिए, फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कुल्लू एवं स्पीति घाटिया को जोड़ता है, कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। याद रखिए, कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को कौन जोड़ता है, याद रखिए, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। आगे देखिएगा, कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, यानी कि कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसका कितना है जी, याद रखिए, 100 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, याद रखिए, 100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है, याद रखिए, इलायची पहाड़ियां हो जाएगा, इलायची पहाड़ियां हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला है। आगे देखिए, थार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, याद रखिए, राजस्थान में सब पढ़ाया गया है। ठीक है, थार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, याद रखिए, राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे देखिए, छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है, छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है, याद रखिए, झारखंड राज्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, याद रखिए, झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र खालिस्तान नाम से जाना जाता है, यानी कि हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, याद रखिए, तराई के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, तराई के नाम से जाना जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है, यानी सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है जी, याद रखिए, पश्चिमी घाट। सह्याद्री श्रेणी का, याद रखिए, अन्य नाम क्या हो जाएगा, याद रखिए, पश्चिमी घाट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था, यानी कि हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, याद रखिएगा, एक सर्वेक्षक। याद रखिए, सर्वेक्षक, याद रखिए, कौन था, याद रखिए, सर्वेक्षक था। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा, आगे सब लोग को ध्यान देना, यहां पर आप लोग को आगे ध्यान देना है। ठीक है, भारत में उम्र में प्राचीनतम है, बताइएगा, भारत में उम्र में प्राचीनतम कौन है जी, याद रखिए, अरावली श्रेणी। याद रखिए, अरावली जो पर्वत श्रेणी है, याद रखिए, उम्र में सबसे प्राचीनतम यानी कि पर्वतमाला है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन है, याद रखिए, मध्य गंगा मैदान। याद रखिए, मध्य गंगा जो मैदान है ना, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए, वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्या कहलाती है जी, याद रखिए, अरावली कहलाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, इलायची की पहाड़ियां खालिस्तान राज्य में स्थित है। इलायची के जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित है, याद रखिए, केरल राज्य में स्थित है। इलायची के जो पहाड़ियां हैं, याद रखिए, केरल राज्य में स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है जी, सभी लोग जवाब देंगे। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां स्थित है, याद रखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। आगे ध्यान दीजिएगा, वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तरकिया नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। यानी कि वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, याद रखिए, कौन सी पहाड़ी कहलाएगी, याद रखिए, नीलगिरी पहाड़ी कहलाएगी। आगे ध्यान दीजिएगा, भू आकृतियों में से खालिस्तान के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, यानी कि भू आकृतियों में से खाली स्थान दिया हुआ है कि द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, यानी कि सोमेश्वर पहाड़ियां श्रेणी से, याद रखिएगा, बिहार राज्य का उत्तर एवं पश्चिमी भाग क्या है, घिरा हुआ है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या करा है, सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। ये सब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये सब याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है, इसे अब याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र एवं यानी कि कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, याद रखिए, सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, याद रखिए, सह्याद्री कहलाते हैं। आगे देखिएगा, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है जी, याद रखिए, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन हो जाएगा, याद रखिए, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करें, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, यानी कि हिमालय का यानी कि पर्वत पदीय प्रदेश कौन है जी, याद रखिए, शिवालिक हो जाएगा।
आगे देखिएगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। याद रखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ? याद रखिए सोनोजोइक में। याद रखिए सोनोजोइक में याद रखिएगा शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। आगे देखिएगा, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए कहां से? याद रखिए सेनोजोइक महाकल्प में। याद रखिए सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, आगे देखिएगा, छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार याद रखिए एक अग्र गंभीर है। ये क्या है? अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का जो पठार है याद रखिए एक क्या है? एक अग्र गंभीर है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। कैसा लग रहा है क्लास? आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग को बैठे नहीं रहना, ठीक है, जवाब देना है। ठीक है, कि कैसा लग रहा है क्लास जो। ठीक है, हौसला को क्या कीजिए, बढ़ाइए। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है आगे। देखिए क्या कर रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। याद रखिए गिरिपाद की स्थिति का। याद रखिए किसकी स्थिति का? तो गिरिपाद की स्थिति का। आगे ध्यान दीजिएगा, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियां और पालनी पहाड़ी मिलती है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। याद रखिए किसमें? याद रखिए अनाईमुडी में। किसमें जी? याद रखिएगा अनाईमुडी में। किसमें मिलती है? याद रखिए अनाईमुडी में। ठीक है, आगे देखिएगा, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर याद रखिए नामचा बरवा स्थित। याद रखिएगा बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर कौन स्थित है? याद रखिए नामचा बरवा स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित थे उनके नाम है। याद रखिए हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित थे उनके नाम क्या क्या है? याद रखिए बृहत हिमालय हो जाएगा, एक तो लघु हिमालय हो जाएगा, फिर शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत किस उत्पत्ति संबंधित है? याद रखिए नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। याद रखिएगा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? याद रखिए नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। दिहांग दर्रा स्थित है। दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा है जो कहाँ स्थित है जी? याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा स्थित है। आगे देखिएगा, तैरते द्वीपों की झील कहाँ स्थित है? तैरते द्वीपों की झील है कौन है? याद रखिएगा लोकटक झील हो जाएगा। यानी कि बताइएगा तैरते द्वीपों को झील किसको कहा जाता है? लोकटक झील को तैरते द्वीपों को झील कहा जाता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है जो सभी लोग यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छा कमेंट दीजिएगा कि कैसा लग रहा है क्लास जो। देखिएगा वह अंतरराष्ट्रीय सीमा जिस पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, यानी कि वो कौन है? कहता है भारत और म्यांमार हो जाएगा। भारत म्यांमार सीमा, यानी कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा जिससे पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, वो कौन सा हो गया जी? कहता है भारत एवं म्यांमार सीमा हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? याद रखिए डोडा बेटा। कौन हो जाएगा जी? याद रखिए डोडा बेटा हो जाएगा। आगे देखिएगा, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय कौन जाना जाता है? कौन किसको जाना जाता है? देखिए कुमायूं हिमालय को। याद रखिएगा सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। आगे देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है जी? याद रखिए अनाईमुडी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? याद रखिए अनाईमुडी हो जाएगा। आगे देखिएगा, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। यानी कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या जाना जाता है? जाता है जी याद रखिए पंजाब हिमालय के नाम से। यानी सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? याद रखिए हिमाद्री है। क्या नाम है जी? याद रखिए हिमाद्री हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा, भारत के देवसा पास यानी कि देवसा पास स्थित है, यानी कि भारत के देवसा पास स्थित है। कहां? याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। देवसा पास यानी कि दर्रा स्थित है। भारत के दर्रा स्थित है, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। देवसा दर्रा कहां स्थित है? याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिएगा कह रहा है दंडकारण्य का पठार स्थित है। दंडकारण्य का पठार कहां स्थित है? याद रखिए छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का जो पठार है वो कहां स्थित है जी? याद रखिए छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है जो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है जी। आप लोग को मिस नहीं करना है क्लास को। ठीक है, आप लोग को मिस नहीं करना है क्लास को। ठीक है, देखिएगा क्या करा है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। बताइए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां में स्थित है। कहां स्थित है? तो मेघालय में। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? याद रखिए अरावली पर्वत श्रृंखला। देख सकते हैं कितने एग्जाम में आया। फॉरेस्ट रेंज में आया था, बिहार पुलिस में आया था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सब देख सकते हैं, एग्जाम में बार बार ये सब सवाल आता है। ठीक है, एग्जाम में सब बार बार सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा सब सवालों को। यानी कि
याद रखना, और क्लास को कभी नहीं मिस करना, ठीक है, क्लास को कभी नहीं मिस करना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं जी, याद रखिए सह्याद्री नाम से, याद रखिए सह्याद्री के नाम से, याद रखिए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है जो यहाँ पर आप लोग को आगे ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोग को आगे ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि कश्मीर घाटी खालिस्तान पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, यानी कि कश्मीर घाटी खालिस्तान पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, फिर पंजाब और बृहद हिमालय के बीच स्थित है, ठीक है। आगे देखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन है, याद रखिए सोमोरीरी झील, याद रखिए सोमोरीरी झील हो जाएगा, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील है। आगे देखिएगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है जी, याद रखिए अनाईमुडी हो जाएगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी याद रखिए अनाईमुडी हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या कीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा, सब लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न अगला पॉइंट पर ध्यान देंगे, आप लोग क्या करेंगे जी, अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, करा कि जास्कर हिमालय जिस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जास्कर हिमालय जिस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसका नाम क्या है, याद रखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, याद रखिए जास्कर जो हिमालय है याद रखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या करा, कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है, कौन सी जो संरचना है जो भारत में सबसे उत्तर में स्थित है, याद रखिए अरावली की पहाड़ियां हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियां हैं जो याद रखिए भारत की उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। जिलेपला दर्रा स्थित है, जिलेपला दर्रा जो स्थित है कहां, याद रखिए सिक्किम में, जिलेपला दर्रा कहां स्थित है जी, याद रखिए सिक्किम में स्थित है, जिलेपला दर्रा कहां स्थित है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए सिक्किम में स्थित है। आगे देखिएगा, सियाचिन हिमनद स्थित है, सियाचिन हिमनद स्थित है, कहां स्थित है, याद रखिए काराकोरम श्रेणी में, याद रखिए कहां स्थित है, याद रखिए काराकोरम श्रेणी में, याद रखिए सियाचिन हिमनद स्थित है, याद रखिए काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद स्थित है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ये आप लोग को क्या होना चाहिए जी, पता होनी चाहिए। क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे जी, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते, क्लास को आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है, याद रखिएगा मिजोरम में, याद रखिएगा ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है जो कहां स्थित है, याद रखिएगा अब मिजोरम राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा, गारो पहाड़ियां अवस्थित है, गारो जो पहाड़ियां है कहां अवस्थित है, गारो पहाड़ियां कहां अवस्थित है, याद रखिए मेघालय में, गारो पहाड़ियां याद रखिए मेघालय में स्थित है। आगे देखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, याद रखिए जोग जलप्रपात, याद रखिएगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखिए जोग जलप्रपात कौन हो जाएगा जी, याद रखिए जोग जलप्रपात हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखिए जोग जलप्रपात हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, यानी कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, याद रखिए पालघाट दर्रा, कौन सा दर्रा स्थित है जी, याद रखिएगा पालघाट दर्रा स्थित है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट कर रहा है, डुंगेश्वरी पहाड़ियां अवस्थित है, डुंगेश्वरी पहाड़ियां स्थित है कहां, याद रखिए बिहार में, डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहां स्थित है जी, याद रखिए बिहार में डुंगेश्वरी पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, अगला पॉइंट पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, सब लोग क्या करेंगे जी, अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे। अगला पॉइंट यहां पर क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा यहां पर कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो याद रखिए शिवालिक हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिए शिवालिक हिमालय कहते हैं। आगे देखिए, नाथुला पास स्थित है, यानी कि नाथुला दर्रा कहां स्थित है, नाथुला जो दर्रा है वो कहां स्थित है, तो ये आप लोग को पता होनी चाहिए, तो याद रखिए सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा याद रखिए सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट को चलते हैं, अगला पॉइंट क्या करा है, भारत में विशालतम समुद्र तट है, भारत में विशालतम समुद्र तट कौन है जी, याद रखिए कहां स्थित है जी, याद रखिए तमिलनाडु में, भारत में सब रखिए विशालतम समुद्र तट कहां स्थित है, याद रखिए तमिलनाडु में, ठीक है। अगला पॉइंट को चलते हैं, अगला पॉइंट क्या करा है, जो जिला दर्रा खालिस्तान को जोड़ता है, कि जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है, जो जिला जो दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है जी, याद रखिए लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को याद रखिए जो जिला दर्रा जोड़ता है। आगे देखिएगा, नीला पहाड़, ये नीला पहाड़ कौन है जी, ब्लू माउंटेन्स कौन है, नीलगिरी, नीलगिरी को याद रखिए नीला पहाड़ कहते हैं, नीलगिरी को याद रखिएगा नीला पहाड़ कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगला पॉइंट कहते हैं, ये देखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा खालिस्तान नदी के बीच स्थित है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जो किसके किसके कौन से नदी के बीच स्थित है, याद रखिए तापी और नर्मदा नदी के बीच स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है जी, याद रखिए K2, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, याद रखिए विश्व की दूसरी सबसे चोटी का नाम क्या है, याद रखिए K2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए।
चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, बताइएगा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी किस काल में हुई थी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, बताइएगा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, याद रखिए टर्शियरी काल में, टर्शियरी काल में याद रखिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। आगे ध्यान दीजिएगा, वह पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है कौन का क्या कहलाती है, करके अरावली कहलाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, सिक्किम, भारत एवं चीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि सिक्किम एवं चीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नाथुला दर्रा द्वारा। याद रखिए भारत एवं चीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किस दर्रा द्वारा, याद रखिए नाथुला दर्रा द्वारा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अरावली पहाड़ियां स्थित है, अरावली पहाड़ियां स्थित है, कहां स्थित है जी, याद रखिए राजस्थान में, अरावली जो पहाड़ियां स्थित है वो कहां स्थित है, याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन, याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन, याद रखिए भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, बताइएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है जी, क्या कृष्णागिरी हो जाएगा, कृष्णागिरी हो जाएगा, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का क्या हो जाएगा, पूर्व नाम हो जाएगा। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ये आप लोग को क्या होना चाहिए जी, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है जो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही चल गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखिएगा हम क्या करा है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी ये कौन, क्या देखिए गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है जी, देखिए कृष्णागिरी हो जाएगा, कृष्णागिरी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और तापी नदियों द्वारा घिरे हैं कौन, याद रखिए सतपुड़ा पर्वत, याद रखिए नर्मदा और तापी नदियों द्वारा घिरा कौन है, याद रखिए सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आप लोग यहां पर ध्यान देना कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू पर स्थित है, यानी कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू स्थित कहां है, याद रखिए जैन मंदिर के लिए भी, याद रखिए जैन मंदिर के लिए भी स्थित है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। आगे देखिए, पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्र कुद्रेमुख है, यानी कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख कौन है जी, याद रखिए पर्वतीय चोटी हेतु, क्या हो जाएगा पर्वतीय चोटी हेतु, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखीय द्वीप है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखीय क्षेत्र कौन है, क्या नारकोंडम और बैरन हो जाएगा, नारकोंडम और क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखीय द्वीप कौन है जी, याद रखिए नारकोंडम और क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा, सब लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, सब लोग क्या करेंगे जी, आगे ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है जी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दो चैप्टर खत्म हो गया, ज्योग्राफी का याद रखिएगा दो चैप्टर खत्म हो गया, तीसरा चैप्टर आप लोग के सामने है। देखिएगा तीसरा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करा, डीवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है, यानी कि डीवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है जी, याद रखिए कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। आगे देखिएगा, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है, और किस श्रेणी में, याद रखिए मैकाल श्रेणी में, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, डल झील स्थित है, डल झील स्थित है, याद रखिए श्रीनगर में, याद रखिए श्रीनगर में, याद रखिए डल झील स्थित है। आगे देखिए, संसार की सबसे गहरी झील कौन है, संसार की सबसे गहरी झील कौन हो जाएगा, याद रखिए बैकाल झील हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगा, जो कि संसार की सबसे गहरी झील हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है जी, याद रखिए जोग जलप्रपात हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे ध्यान दीजिएगा, चिल्का झील है, याद रखिए उड़ीसा में, चिल्का झील कहां स्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा में, चिल्का झील कहां स्थित है जी, याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है जी, बताइएगा भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, याद रखिए जोग जलप्रपात हो जाएगा। देखिएगा जोग जलप्रपात स्थित है, बताइएगा जोग जलप्रपात कहां स्थित है, किस नदी पर स्थित है, याद रखिए शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, याद रखिए शरावती नदी पर स्थित है। आगे देखिए, सांभर झील निकटतम है, सांभर झील है जो निकटतम है जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, जयपुर में, यानी कि राजस्थान के जयपुर के पास निकट यानी कि स्थित है। आगे देखिए, लैगून है, क्या है, लैगून एक छिछला झील है, कैसा झील है, याद रखिए लैगून एक छिछला झील है। आगे देखिए, जय
समंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। याद रखिए जय समंद झील है जो भारत की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। वो कैसा झील है, याद रखिए कृत्रिम झील है। ये कैसा झील जी, याद रखिए कृत्रिम झील हो जाएगा। आगे देखिए दूध सागर जलप्रपात, बताइएगा दूध सागर जलप्रपात याद रखिए गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात याद रखिए गोवा में स्थित है। आगे देखिएगा सरिनसर मानसर झील अवस्थित है। सरिनसर मानसर झील अवस्थित है, कहां स्थित है, याद रखिए जम्मू कश्मीर में। कहां अवस्थित है जी, याद रखिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे पढ़ने के लिए याद रखिए चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और बताएंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में, फीडबैक जरूर देंगे कि कैसा लग रहा है क्लास। जो फीडबैक आप लोग को जरूर देना है कि कैसा लग रहा है क्लास जो, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला पॉइंट क्या करा है, बिहार में स्थित गोखुर झील है, याद रखिए काबर झील। याद रखिए बिहार में स्थित गोखुर झील है, याद रखिए काबर झील, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या करा, धुआंधार प्रपात का संबंध है, संबंध से, यानी कि धुआंधार प्रपात का संबंध से याद रखिए नर्मदा नदी। याद रखिए धुआंधार प्रपात का संबंध से याद रखिए नर्मदा नदी। याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन हो जाएगा, याद रखिए चिल्का झील हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा, याद रखिए बुलर झील हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा जी, याद रखिए बुलर झील हो जाएगा। आगे देखिए हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात याद रखिए कि कहां अवस्थित है, याद रखिए स्वर्ण रेखा नदी पर, जो कि झारखंड में स्थित है। याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात कहां स्थित है जी, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा, आगे पॉइंट क्या करा, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। याद रखिए काली नदी, याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग को क्या करना, ध्यान देना। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा है, यहाँ पर अगला पॉइंट करा है कि पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना क्या है, तरकिया हुगली नदी। क्या हो जाएगा जी, तरकिया हुगली नदी हो जाएगा। आगे देखिएगा कारगिल स्थित है, याद रखिएगा सुरू नदी के किनारे। याद रखिए कारगिल जो स्थित है कहां, किस नदी के किनारे, याद रखिए सुरू नदी के किनारे। आगे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, याद रखिए पुष्कर घाटी। लूनी नदी कहां से उद्गम होती है जी, याद रखिएगा पुष्कर घाटी से उद्गम होती है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ये आप लोग को क्या होना चाहिए जी, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, चिनाब नदी अनंत सिंधु नदी में पर सिंध नदी पर मिलती है। यानी कि चिनाब नदी अंत सिंध नदी पर मिलती है, कहां, मिथन कोटा में। कहां मिलती है, याद रखिए मिथन कोटा में। आगे देखिएगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, याद रखिए कहां, तो याद रखिए कोरोमंडल तट में। आगे देखिएगा कोशी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, याद रखिए 300 मीटर। कोशी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितना हो जाएगा, याद रखिए 300 मीटर हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा, अमरकंटक स्थित। याद रखिए सोन नदी कहां से निकलती है, याद रखिए अमरकंटक है से निकलती है। और किस श्रेणी से निकलती है, याद रखिए मैकाल श्रेणी से। किस श्रेणी से जी, याद रखिए मैकाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या करा है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है जी, याद रखिए 750 किलोमीटर। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है, याद रखिए 750 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखिएगा, बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआबा की सागर तल से ऊंचाई कितना है, तो 20 से 50 मीटर। 20 से क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है, तो देखिए अध्यारोपित प्रवाह हो जाएगा। अध्याय क्या हो जाएगा, रोपित प्रवाह हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है, याद रखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। कृष्णा और गोदावरी नदी का विवाद किससे, याद रखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। किसके किसके बीच, याद रखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को याद रखिए दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, चलिए सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। सेशन को आप लोग को लाइक करना है, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर करा उथली झील, याद रखिए उथली झील, याद रखिए खारी झील, याद रखिए कैसा झील है जी, याद रखिए खारे पानी की झील। आगे देखिए कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, याद रखिए कुर्सेला में। कोसी नदी याद रखिए गंगा नदी में मिलती है कहाँ जाकर, याद रखिए कुर्सेला में। कोसी नदी को याद रखिए बिहार का क्या कहा जाता है जी, शोक नदी कहा जाता है। बिहार का क्या कहा जाता है जी, याद रखिए शोक नदी कहा जाता है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या कर रहा है, वड़ी नदी द्रोणिया में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन है, तरखे साबरमती हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा जी, तरखे साबरमती हो जाएगा। आगे देखिए गोदावरी की सहायक नदी कौन है, गोदावरी की सहायक नदी कौन हो जाएगा, बेनगंगा। गोदावरी की सहायक नदी कौन हो जाएगा जी, तरखे बेनगंगा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मिलान करने वाला है, यहाँ पर क्या है जी, देखिए मिलान करने वाला है। देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखना है, ठीक है। बताइएगा, सही सुमेलित कीजिए। याद रखिए पुलकर झील कहाँ है, याद रखिए आंध्र प्रदेश में। याद रखिए पुलकर झील याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। हरिकेक पंजाब में। नल सरोवर याद रखिए गुजरात। वेदांतंगल याद रखिए तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या करा है, वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है वह कौन हो जाएगा, उत्तर कोयल हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, तरके उत्तर कोयल हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट पर ध्यान देंगे। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पर अगला पॉइंट कर रहा है कि वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है, याद रखिए नर्मदा नदी याद रखिए गुजरात की क्या कहलाती है, आस कहलाती है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, याद रखिए इंडो ब्रह्म ने याद रखिएगा जो कि सबसे पुराना नदी तंत्र है। अगला पॉइंट देखिएगा, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितना है, याद रखिए 802 किलोमीटर। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितना है जी, याद रखिए 802 किलोमीटर, ठीक है। अगला पॉइंट पर ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि वह नदी जिस पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, याद रखिए कावेरी नदी पर याद रखिए शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। आगे देखिएगा सोन नर्मदा तथा महानदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है। अरे कि सोन नर्मदा तथा नदियों का उत्पत्ति स्थल कहाँ है जी, याद रखिए अमरकंटक में स्थित है। और किस श्रेणी से निकलती है, याद रखिए मैकाल श्रेणी से निकलती है। किस श्रेणी से निकलती है, याद रखिए मैकाल श्रेणी से निकलती है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए जी, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है कि उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम कौन है, याद रखिएगा गंगा हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, महानदी हो जाएगा और गोदावरी नदी होगा। याद रखिए ये सब है जो याद रखिए कहाँ जाकर गिरती है जी, ये सब याद रखिए कहाँ जाकर गिरती है, याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है, याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो यहाँ पर अगला पॉइंट कर रहा है कि भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र है, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा। गंगा नदी तंत्र हो जाएगा जो कि भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र हो जाएगा। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा पुनपुन, सोन, फाल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा से सही क्रम कौन होगा, याद रखिए सोन होगा, पुनपुन होगा, फाल्गु होगा और सकरी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है, याद रखिए पुनपुन नदी याद रखिए फतुहा के पास याद रखिएगा गंगा में आकर मिलती है। आगे देखिएगा अलकनंदा एवं भगीरथी खालिस्तान मिलकर गंगा नदी बनाती है, याद रखिए देवप्रयाग में याद रखिए अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर याद रखिए क्या बनाती है, देवप्रयाग बनाती है, ठीक है, देवप्रयाग में बनाती है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और गंगा नदी बनाती है, अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी दोनों मिलकर याद रखिएगा गंगा नदी बनाती है, कहां तक, देवप्रयाग में बनाती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा गंगा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। ये सब याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये सब याद रखिएगा कहां जाकर गिरती है जी, याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है, सब लोग आगे ध्यान देंगे। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा जी, सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिएगा यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन है, याद रखिए ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज हो जाएगा और सिंधु नदी हो जाएगा। आगे देखिएगा ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन है, याद रखिए मानस नदी हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाएगा, उपनदी हो जाएगा। मानस नदी हो जाएगा जो कि ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाएगा जी, याद रखिएगा उपनदी हो जाएगा।
आगे ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? याद रखिए कानपुर हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे याद रखिए सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम क्या है? याद रखिए कानपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा यहाँ पर करा, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया कोसी नदी। याद रखिए सबसे अधिक यानी कि रास्ता कौन बदलता है? याद रखिए कोसी नदी। और याद रखिए बिहार का शोक नदी याद रखिए कोसी नदी को ही कहा जाता है। बिहार का शोक नदी याद रखिए कोसी नदी को ही कहा जाता है। और कोसी नदी याद रखिए गंगा में कहां जाकर मिलती है? याद रखिए कुर्सेला में जाकर मिलती है। कोसी नदी याद रखिए गंगा में कहां जाकर मिलती है जी? याद रखिए कुर्सेला में जाकर मिलती है। ठीक है, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है, वह नदी जो भ्रंश ध्वनि यानी कि फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है, याद रखिए नर्मदा नदी। यानी भ्रंश ध्वनि से कौन होकर बहती है? याद रखिए नर्मदा नदी। ठीक है, आगे देखिएगा, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, याद रखिए भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। याद रखिए भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ बहती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा सब लोग को ध्यान देना। अगला पॉइंट क्या करा सब लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां का नाम क्या है? तो देखिए नर्मदा एवं ताप्ती हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती हो जाएगा, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी कौन है? याद रखिए लूनी हो जाएगा। लूनी नदी याद रखिए भूमि बंधित नदी है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे जी? बिल्कुल याद रखेंगे। ये आप लोग क्या करेंगे जी? बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह कौन है? याद रखिए ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज हो जाएगा और सिंधु हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी निकलती है कहां से? याद रखिए छोटा नागपुर के पठार से। याद रखिए दामोदर नदी याद रखिए छोटा नागपुर के क्या निकलती है? पठार से निकलती है। दामोदर नदी याद रखिए छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आगे देखिएगा, आगे क्या करा, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदियां, यानी कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदियां, याद रखिए गोदावरी नदी की। किस नदी की जी? याद रखिए गोदावरी नदी की। ठीक है, आगे देखिएगा, जुआरी नदी प्रवाहित होती है। जुआरी नदी प्रवाहित होती है याद रखिए गोबा राज्य से। याद रखिए गोबा राज्य में याद रखिए जुआरी नदी प्रवाहित होती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? हमेशा रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा जी? हमेशा रखिएगा। ठीक है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? फरक्का हो जाएगा। गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा जी? तो रखिए फरक्का हो जाएगा। और याद रखिएगा ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, ये सब याद रखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। देखिएगा क्या करा, नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, याद रखिए अमरकंटक से। अमरकंटक से याद रखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। आगे देखिएगा, यमुना नदी का उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है याद रखिए उत्तराखंड से। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन है? याद रखिए चेनाब नदी पर बना हुआ पुल है। आगे देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, यानी कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कब? याद रखिए देवप्रयाग में। कहा मिलती है? याद रखिए देवप्रयाग में। आगे ध्यान दीजिए, खालिस्तानी नदी मोहाना एस्चुअरी बनाती है। कौन सी नदी यानी कि एस्चुअरी बनाती है? कौन सी नदी है जो एस्चुअरी बनाती है जी? याद रखिए नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है। आगे देखिएगा, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? याद रखिए अमरकंटक। अमरकंटक से याद रखिए सोन नदी निकलती है। आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को आगे ध्यान देना है पर बहुत ही बेहतरीन क्लास है जी, बहुत ही बेहतरीन क्लास। YouTube पर ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। YouTube पर याद रखिए आप ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। देखिए, नदी द्वारा बनाई गई एक है निक्षेपी भू आकृति है, यानी कि नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति कौन है? याद रखिए जलोढ़ पंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ पंख हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की कौन सी नदी ज्वारानंद मुख बनाती है? यानी कि भारत की कौन सी नदी है जो ज्वारानंद मुख बनाती है? याद रखिए तापी नदी हो जाएगा। आगे देखिए, रंगित नदी बहती है, याद रखिए सिक्किम में। सिक्किम में याद रखिए रंगित नदी बहती है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न याद रखिएगा एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस खाली क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जी? याद रखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है यहाँ पर आप लोग को आगे ध्यान देना। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा है, करा कि बेरीनाग उद्गम स्थल है। बेरीनाग उद्गम स्थल है, याद रखिए झेलम नदी का। झेलम नदी का याद रखिएगा बेरीनाग उद्गम स्थल है, यानी कि झेलम नदी का याद रखिएगा बेरीनाग उद्गम स्थल है। आगे देखिएगा,
अगला पॉइंट करा कि मिंदोला नदी बहती है, मिंदोला नदी बहती है, याद रखिए गुजरात में। मिंदोला नदी कहां जाकर बहती है, याद रखिए गुजरात में बहती है। आगे ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, याद रखिए चीन, भारत और बांग्लादेश से। चीन, भारत और बांग्लादेश से, ठीक है, याद रखिए। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती प्रवाहित होती है, उसका नाम क्या है, सोन हो जाएगा। सोन नदी याद रखिए उत्तर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। सोन नदी याद रखिए उत्तर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा जी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, याद रखिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी याद रखिए अरब सागर में गिरती है। आगे ध्यान दीजिएगा, वह नदी जो दिल्ली में है, वह नदी जो कहाँ है, तदरकिया दिल्ली में, तदरकिया कौन हो जाएगा, यमुना नदी। यमुना नदी याद रखिए दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है यहाँ पर। आगे कह रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है जी, तदरकिया 2900 किलोमीटर। याद रखिए सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है, तदरकिया 2900 किलोमीटर लंबा है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक से उद्गमित है, याद रखिए अमरकंटक से उद्गमित है कौन सा नदी, याद रखिए नर्मदा और सोन नदी। आगे ध्यान दीजिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का बन जाना जाता है, याद रखिए सुंदरबन। याद रखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्वारा बनाएगा, डेल्टा का नाम क्या है, याद रखिए सुंदरबन डेल्टा। आगे ध्यान दीजिएगा, जिस नदी के खड़े फास्फर गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं क्या, याद रखिए महाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, याद रखिए महाखंड कहते हैं। भारत में जिस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है उसको क्या कहते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र क्या है, सबसे अधिक है। आगे ध्यान दीजिएगा कि नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, कौन सा नदी है, याद रखिए चंबल नदी। आगे ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी का उद्गम है, याद रखिए चीन में। चीन में याद रखिए सतलज नदी का उद्गम है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग, नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है, कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं जी, कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा कहलाती है, देखिए गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहलाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, सतलज, चिनाब और रावी सहायक नदियां, याद रखिए सिंधु की सहायक नदियां। आगे ध्यान दीजिएगा, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, याद रखिए चिनाब हो जाएगा। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगा जी, याद रखिए चिनाब नदी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है, याद रखिए मणिपुर में। लोकटक झील याद रखिए मणिपुर में स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, याद रखिए भगीरथी के नाम से। याद रखिए भगीरथी के नाम से जानी जाती है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलिए अभी तक आज याद रखिएगा यहीं तक रहने देते, ठीक है, यहीं तक क्लास को रहने देते हैं, ठीक है। आज याद रखिएगा यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। कल से आप लोग को देखिएगा मानसून एवं वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे जी, याद रखिएगा मानसून एवं वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में जुड़ते हैं और जरूर बताएंगे आप लोग को कमेंट बॉक्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा क्लास। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा लगा क्लास जो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जी, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग जरूर बताएंगे और सेशन को लाइक करते जाइएगा। अगर अच्छा लगा होगा क्लास तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में।